मैं वालदैन की इकलौती औलाद थी। बहुत नाजो नाम में पली। आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक अमीर कबीर बिजनेसमैन ने अपनी इकलौती बेटी को किस अंदाज में परवरिश किया होगा। वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं आला तालीम हासिल करूं। वो मुझे बैरून मुल्क में तालीम दिलवाना चाहते थे, लेकिन मुझे पढ़ाई से शगफ न था। उनकी लाख कोशिश के बावजूद मैंने इंटर के बाद कॉलेज को खैरबाद कह दिया। वालिद साहब को बेहद कलक हुआ, मगर माँ ने समझाया कि माँ हम नहीं पढ़ना चाहती तो रहने दे, इतनी तालीम काफ़ी है। लड़कियों को घर बसाना होता है, इसकी वक्त पर शादी कर देंगे, ये अपने घर बार में खुशो खुरम हो जाएगी। मुझे देखिए, मैं कौन सा पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन आपका घर खुश उसलूबी से संभाला हुआ है, आपको सुकून दिया है, तभी आप इतनी दौलत कमा सके हैं। अम्मी की बातें वालिद साहब की समझ में आ गई और वो मेरे रिश्ते की तलाश में सरगर्दा हो गए। चंद करीबी दोस्तों से जिक्र किया कि बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ, कोई अच्छा रिश्ता तुम्हारी नज़र में हो तो बताना। एक दिन अब्बू किसी तकरीब में शिरकत करने गए। वहाँ एक दरीना वाकिफ कार मिल गया। अकरम साहब वालिद के क्लास फेलो रह चुके थे। जब अकरम साहब को इल्म हुआ कि नदीम को अपनी बेटी के लिए रिश्ता चाहिए, तो अब्बा जान के सर हो गए कि आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, हमारा लड़का लायक, खूबसूरत और पढ़ा लिखा है। तुमने नादिर को उसके बचपन में देखा था, शायद याद ना रहा हो। बहरहाल तस्वीर दिखा देता हूँ। हम देखे भाले लोग हैं, कहीं अजनबियों में फंस गए तो मुमकिन है कि मसाइल हों। वालिद साहब ने कहा कि सोचकर बताऊंगा। 2 दिन गुजरे थे कि अकरम साहब बीवी को लेकर आ गए और उन्होंने अम्मी जान से अपने बेटे के कसीदे बयान करने शुरू कर दिए। साथ तस्वीर भी दिखाई। लड़के की उम्र तस्वीर में 25 बरस लगती थी। जाने कब की फोटो लाई थी, कहा कि हाल ही में भिजवाई है। बहरहाल नादर वजीह नौजवान लगा, लंदन पढ़ने गया तो वहीं रह गया। आंटी सफिया का कहना था कि मेरा बेटा मशरकी लड़की चाहता है, तभी बार बार इसरार करता है कि पाकिस्तानी दुल्हन चाहिए। अकरम अंकल अमीर लोग थे, बंगले में रहते थे, नौकर चाकर गर्ज कोई भी कमी ना थी। अलबत्ता उनका कहना था कि वहां नादर की मुलाजमत ऐसी है कि फिलहाल पाकिस्तान नहीं आ सकता। शादी की तारीख तय हो जाएगी तब वो आएगा और दुल्हन को साथ ले जाएगा। फिलहाल फोन पर निकाह होगा और कुछ अरसे उसकी आमद का इंतजार भी करना होगा। वो तमाम कानूनी तकाजे जो बीवी को साथ ले जाने के लिए उन मुल्कों को दरकार होते हैं, वो उसे मुकम्मल करने होंगे। ताहम ज्यादा अरसा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप लोग फिक्र ना करें, हम आप लोगों के लिए अजनबी नहीं है, ना आप हमारे लिए अनजान हैं। सोचने में वक्त ना लगाइए, फौरन हाँ कह दीजिए ताकि अगली बार मुंह मीठा कराने का एहतमाम कर लें। वालदा घबरा गई। अब्बू से कहा, इन लोगों को बहुत जल्दी है। ऐसा भी क्या है कि हथेली पर सरसों जमाना चाह रहे हैं? बेशक आपके जानने वाले हैं, आप मुतमईन होंगे, मगर मैं बच्ची को बैरून मुल्क ब्याहने के हक में नहीं हूं। मेरी इकलौती बच्ची है, हमारी दौलत जायदाद और सरमाए की यही मालिक है। जरा धीरज से काम लें, अपने वतन में अच्छे रिश्तों की कमी नहीं है। महम को एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल सकता है। जरा मुझे कोशिश करने दीजिए। कर लो कोशिश, अब्बा जान ने फरमाया। मैं अकरम को बरसों से जानता हूं, तुम खामखा परेशान हो रही हो। लड़के का पाकिस्तान ना आना एक मजबूरी है कि वहां के कुछ और कानून और कायदे हैं जिन्हें पूरा करना लाजिम है। मैंने भी उन लोगों को फौरन हाँ नहीं कही है, बल्कि सोचने के लिए वक्त लिया है। इस दौरान और कोई अच्छा रिश्ता मिल गया तो उन्हें मना कर देंगे। मेरी बदकिस्मती के कई रिश्ते आए, कुछ अम्मी और कुछ अब्बू को पसंद आए। उधर अंकल अकरम और उनकी बेगम ने अपनी तगोदौ जारी रखी। वो तवातर से हमारे घर के चक्कर लगाते रहे और मिन्नत समाजत में कोई कसर ना छोड़ी। बिलाखिर वालिद साहब को हाँ कहते बनी। उनके नज़दीक ये रिश्ता बहुत मुनासिब था। बस एक ही रुकावट थी दरमियान में, और वो ये थी कि लड़के को बगैर देखे महज तस्वीर देखकर कबूल करना था। निकाह टेलीफोन पर होना था और रुखसती 2 साल बाद होनी थी। ये अरसा मेरे वालदैन के लिए ज्यादा ना था। मैं इकलौती थी, उन पर बोझ ना थी। मैं अभी सिर्फ 17 साल की थी। वालदा चाहती थी कि 20 बरस की हो जाऊं तो विदा करें। वाह किस्मत कि जो ही वालिद ने अंकल अकरम को मेरे रिश्ते के लिए हाँ कही, अच्छे रिश्ते धड़ाधड़ आने लगे। मगर अगले वक्तों के लोग अपने वादों और जुबान के पक्के हुआ करते थे। सो उन्होंने यही जवाब दिया कि जहां अल्लाह को मंजूर था रिश्ता हो गया है, अब अपनी जुबान पर कायम हूं, हाँ कहकर जुबान से नहीं फिरूंगा। वालदा दबे दबे लफ्जों में कहती रह गई
कि बेटी का मामला है और परदेश की बात है, हमारी इकलौती बच्ची है, जरा सोच लो, अभी सिर्फ हाँ की है, मंगनी नहीं हुई है। दूसरे रिश्ते बेहतर हैं, इनमें से किसी पर गौर कर लो। बेटी वतन में होगी तो दुख सुख में खबर तो ले सकेंगे। तुम औरतों की तो बातें निराली होती हैं, जहां जूद रंज होती हैं वहां वहमी भी होती है। अरे भाई, लंदन कौन सा दूर है हमारे लिए, हमारे पास कोई दौलत की कमी है, जब चाहेंगे अपनी बेटी के पास चले जाएंगे। गर्ज शौहर के दबाव से मजबूर होकर मां चुप हो बैठी। दिल उनका नादिर के रिश्ते पर राजी न था। यही खौफ था कि लड़का देखा नहीं है और बात परदेश की है। मुझसे कहती थी, बेटी तू अगर राजी नहीं तो अभी कह दे, बाद में कुछ न कर सकूंगी। मैं क्या कहती, मुझे तब इतनी अकल समझ न थी। यही जवाब दिया, अम्मी आप और अब्बू जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। मालूम नहीं वालदा को क्यों ये फैमिली पसंद नहीं आई। दबी जुबान से कहती, मुझे ये लोग लालची लगते हैं, इनसे खुलूस की खुशबू नहीं आती। एक दिन मैंने पूछ लिया, अम्मी आखिर क्यों आपको ऐसा लगता है? बेटी इस वजह से कि खुशामद बहुत करते हैं और खुशामदी लोग मतलबी होते हैं। यही बात खटकती है मेरे दिल को। रिश्ता लेने वाले न्याजमंदी तो दिखाते हैं बेटी। दादी उन्हें समझाने लगती, अब जो फैसला हो गया उस पर दिल से राजी हो जाओ और ज्यादा मीन मीख मत निकालो। अच्छे कामों में भरोसा ही खुशियों तक पहुंचाता है, भरोसा करना पड़ता है। दुआ करो कि लड़की की किस्मत अच्छी हो, वरना बहुत देखभाल छान फटक के बावजूद कभी कभी सौदा महंगा पड़ जाता है। हमारी माहम किस्मत वाली होगी, देख लेना सब ठीक रहेगा। हाँ माँ जी, दुआ ही करती हूँ, वरना कल की किसे खबर है। इन्हीं वसवसों में वो दिन भी आ ही गया जब अकरम अंकल और आंटी मेरे निकाह की तारीख लेने में कामयाब हो गए। उनकी खुशी का ठिकाना ना था। मिठाई के टोकरे लाए और फूलों का गहना कि असल बरी और जेवर तो उन्होंने निकाह के बाद चढ़ाना था। वालदा ने मुझे नादिर की तस्वीर दिखाई थी और मैंने एक नज़र देखकर हया से सर झुका लिया था। फोटो में वो कोई शहजादे लगते थे, ताहम मेरी क्या पसंद और क्या नापसंद आज तक किसी को दिल में बसाया ना था। मेरा जहन स्लेट की तरह साफ था। एक दिन मुकर्ररा तारीख और वक्त पर अंकल और आंटी अपने 4 अजीजों के हमरा आ गए। मौलवी साहब को भी साथ लाए थे। पलक झपकते में टेलीफोन पर निकाह हो गया और मैं बिन देखे नादिर की मनकूहा हो गई। 2 साल का अरसा पलक झपकते बीता। इस दौरान वालदैन ने मेरा खूब सारा जहेज बना लिया। रुखसती से 2 रोज पहले नादिर लंदन से तशरीफ ले आए और धूमधाम से मेरी रुखसती हो गई। 3 ट्रकों पर जब मेरे जहेज का सामान उनके बंगले के अहाते में उतारा गया तो सास ससुर की बाछें खिल गई। वालिद साहब ने एक बंगला शादी से कबल मेरे नाम किया हुआ था। शानदार गाड़ी भी उन्होंने जहेज में दी थी। हालांकि मालूम था कि मुझे नादिर के हमरा लंदन जाना है, मगर शफकत पिदरी से मजबूर थे। चाहते थे बेटी की रुखसती के वक्त सभी कुछ जहेज में दे दें। हालांकि बज़ाहिर मेरे सास ससुर ने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया था। वो कहते थे कि हमें बस लड़की से गर्ज है, जहेज दें या नहीं आपकी खुशी है। वालिदैन की जिंदगी में ऐसी खुशी का दिन दोबारा कब आना था। मैं उनकी वाहिद औलाद, हर शय उनकी मुझे ही मिलनी थी। सो उन्होंने सब अरमान निकाले। रुखसती हो गई और मैं दुल्हन बनकर नादिर के घर आ गई। लेकिन एक बात सबने महसूस की कि दुल्हा अगरचे वजी था, मगर कुछ सहमा सहमा था। हालांकि लंदन पलट था, एतमाद की कमी लगती थी। किसी ने कहा बैरून मुल्क से आया है इसलिए अलग सा लग रहा है। किसी ने कहा कि शायद वालिदैन के मजबूर करने पर पाकिस्तान में शादी कर ली है। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें थी। मैं फूलों की सेज पर दुल्हन बनी बैठी थी। रश कम हो गया और रात का 1 बज गया, मगर दुल्हा साहब कमरे में ना आए। बैठे बैठे कमर दुखने लगी। जी चाहता था कि बिस्तर पर लेट जाऊं और सो जाऊं। अकेली कमरे में घूंघट काढ़े बैठी थी। बिलाखिर कदमों की आहट हुई। नादिर साहब अंदर आए और सामने पड़े सोफे पर बैठ गए। मैं इंतजार में थी कुछ बात करेंगे, मगर उन्होंने कोई बात की और न घूंघट उठाकर मेरा चेहरा देखा, बल्कि सिगार सुलगा लिया और कश लेने लगे। इस हरकत पर वहशत ज़दा होकर मैंने खुद ही घूंघट उठा दिया। सोचा शायद लंदन में दुल्हनें इस तरह घूंघट निकाल कर ना बैठती होंगी, तभी इन्हें मालूम नहीं है कि दुल्हन का घूंघट उठाना होता है और उसे मुंह दिखाई भी देनी होती है।
मुंह दिखाई गई भाड़ में बात तो करते, मगर खामोशी इतनी गहरी कि मेरा दम घुटने लगा। सोचा कि गूंगे तो नहीं है। टेलीफोन पर आवाज सुनी थी मैंने, अब क्यों बैठे हैं। बिल आखिर तंग आकर खुद ही अपना घूंघट उठाकर देखा तो सोफे पर पड़े सो रहे हैं। सोचा लंबा सफर करके आए थे, आते ही शादी के कामों में हिस्सा लिया होगा और थक गए होंगे, इतने के सोफे पर बैठते ही सो गए। मैं भी बिस्तर पर लेट गई, मगर अब नींद कोसों दूर जा चुकी थी। घंटा भर यूं ही पड़ी सोचती रही। प्यास महसूस हुई और फिर हलक में कांटे से चुभने लगे तो उठ बैठी। तब एक कदमों पलंग से उतरी और नादिर का कंधा हौले से हिलाया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठे। मैंने कहा बहुत प्यास लगी है। उन्होंने मेज की जानिब देखा जहां पानी का कूलर और गिलास रखे हुए थे। तभी मैं कुछ शर्मिंदा सी हो गई। वो उठे, कूलर से गिलास में पानी भरा और एक गोली देकर कहा, पानी के साथ ये भी खा लो, शायद थकन से तुम्हारे सर में दर्द हो रहा होगा, तभी नींद नहीं आ रही। मैंने चुपचाप गोली उनसे लेकर फांक ली। और क्या करती। वो नींद से भरी सुर्ख आंखों से मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई ख्वाब में किसी तस्वीर को तकता है। सोचा ये नींद पूरी कर लें तो अच्छा है। गोली के असर से मैं देर तक सोती रही। जब जागी दिन चढ़ाया था और दुल्हा साहब कमरे में मौजूद न थे। दिन भर मेहमानदारी होती रही। दुल्हा न जाने बाहर किन कामों में मसरूफ थे। रात आधी बीत चुकी तब कमरे में कदम रखा। बोले गोली खा लो। मैंने कहा मैंने तो नहीं मांगी, आज मेरे सर में दर्द नहीं है, फिर भी खा लो, नींद सुकून से आ जाएगी। मुझे नींद की गोली की जरूरत नहीं है। उनका हाथ पीछे कर दिया। बोले खा लो, कल हमने सफर पर रवाना होना है, लंबा सफर है, बहुत थकन होगी। आज की रात भरपूर और पूरी नींद लेना जरूरी है। मैं समझ गई कि मामला क्या है। नादिर को शादी की जरूरत न थी, वालदैन ने मजबूर किया था। यह ऐसा मामला था कि कुछ लड़कियां खामोश रहकर अपनी शराफत का सबूत देती हैं और कुछ के घर टूट जाते हैं या वो किसी और जानिब रागिब हो जाती हैं। मुझे गुस्सा आ गया। गोली मैंने उनके हाथ से लेकर परे फेंक दी। सोचा कि ये एक रात वतन में गुजारनी है तो गुजर जाएगी। सुबह हो तो सबसे पहले अम्मी अब्बू को आगाह करती, वरना वतन से दूर मुझ पर जो बीतेगी तब मैं क्या कर पाऊंगी। बेजुबान गाय की तरह तो हरगिज इस शख्स के साथ ना जाऊंगी, ना इन लालची लोगों की भेंट अपना जहेज चढ़ाऊंगी। अपनी जिंदगी की ये गैर फितरी कुर्बानी हरगिज ना दूंगी। सुबह सास नाश्ते की ट्रे लाई तो मैंने कहा कि अम्मी से बात करनी है। बोली वो असर के वक्त आएंगी, उन्होंने फोन पर बता दिया है। मुझे अभी बात करनी है आंटी, आप फोन पर मेरी बात कराइए। मेरे लहजे की सख्ती से वो डर गई। फोन में लाकर दिया। मैंने कहा अम्मी अब्बू को लेकर फौरन आ जाइए। वो घबराकर बोली खैर तो है अभी इसी वक्त? हाँ खैर है, बस आप आ जाइए। जरा देर बाद दोनों आ पहुंचे। मैंने उन्हें बताया कि नादर के वालदैन ने उसकी जबरदस्ती शादी की है। इसने मुझे कबूल नहीं किया है, मेरा घूंघट तक नहीं उठाया, नींद की गोली देकर सो जाने को कहता है। परदेश में जो मुझ पर बीतेगी वो किससे कहूंगी। मैं हरगिज इसके साथ लंदन नहीं जाऊंगी। आप लोग ट्रक लाइए, पहले मेरा जहेज उठाइए और फिर मुझे हमरा ले जाइए। अब्बू ने नादिर को बुलाया। वो बोला आपकी बेटी सही कह रही है, मैंने वालदैन की खातिर शादी की, उन्होंने मजबूर किया था। मैं इस बंधन का अहल नहीं हूं। आप बेशक अभी इस बंधन को खत्म करें। वालिद साहब ने ट्रक वालों को फोन किया। सासू सर बोले अरे भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं? आपके बेटे से बात हो गई है, मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। जी हाँ, ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, नादिर ने कहा। आप लोग इन्हें मत रोकिए और ना कोई सूरत हाल खराब करने की कोशिश करें। मुझे जल्द वापस जाना है, कोई अड़चन न डाले। मैंने बहुत मना किया था, ये आप लोग नहीं मान रहे थे। अब आ गई है बात समझ में आपके। इनको हक महर भी अदा कीजिए जितना इनका हक बनता है और शराफत से सामान वापस कर दीजिए। मुझसे कहा मुझे माफ कर देना। नादिर ने यह कहकर हम मजबूरों की मुश्किल आसान कर दी, वरना जाने कितना झगड़ा होता। मैं और वालदैन इस अलमियों पर सख्त अफसुर्दा थे, लेकिन कुदरत जो करती है अच्छा ही करती है। 2 साल की उदासी के बाद बिलाखिर एक अच्छा रिश्ता आ गया और मेरी दोबारा शादी हो गई। इस बार अल्लाह ताला ने करम किया, शौहर हीरे जैसे मिले और आज उनके साथ ही खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ। शुक्र करती हूँ उस वक्त अल्लाह ने हिम्मत दी और मैंने जुर्रत से काम लिया। अगर नादिर के हमरा लंदन चली जाती तो जाने कितनी ख्वार होती। तो दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।